हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सीटैट पेपर नंबर 2 अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसएसटी का ये टॉपिक है। एसएसटी में ये पॉलिटी का टॉपिक है और इस टॉपिक से यकीन मानिए आप अगर किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप सी टैट के साथ एच पी टैट, एच टैट, यूपी टैट किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस टॉपिक के बारे में हम पहले थोड़ा सा, जैसे हर क्लास में होता है कि थोड़ी सी हम थ्योरी पहले देख लेते हैं। उस टॉपिक को थोड़ा सा हम पहले समझते हैं कि आखिर ये चीजें होती क्या है, उसके बाद हम उसके रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो लगाते हैं। तो आज की क्लास में पहले हम देखते हैं कि ये डीपीएसपी आखिर है क्या, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आखिर क्या है, ये क्यों जरूरी है और ये क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, ये इन सभी सवालों के जवाब आपको यहीं पर मिलेंगे। तो आपने क्लास को एंड तक जरूर देखना है और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जो कि आपकी सी टेट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती हैं। अच्छा, एक बात और थी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ में आप चैनल पर विजिट जरूर करें, क्योंकि वहां पर आपको सी टेट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस जो है वो मिलने वाली हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट डाल दी है। अगर आप सी टेट की मन से प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज उन क्लासेस को जाकर वन बाय वन जरूर चेक करें, अपने नोट्स खुद बनाएं और उन क्लासेस को ध्यान से जरूर पढ़ें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी क्लासेस जो है वो बेनिफिशियल रह सके। चलिए हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ लेते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो जो डीपीएसपी हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से 51 है उसमें ये दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ पर ये हमें मिलते हैं? आपसे ये क्वेश्चन मैक्सिमम इसी इसी लाइन से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर बना सकते हैं। अब वो क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? वो आपसे पूछ सकते हैं कि डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में है। तो आप कह दोगे कि संविधान के भाग नंबर 4 में है। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो भाग 4 में ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में ये हमें मिलते हैं। क्या है ये? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये। ठीक है, और अगर आपसे एग्जामिनर इसी लाइन से दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है, तो आपका उत्तर होगा 36 से लेकर 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें मिलते हैं। अच्छा, अगली लाइन में लिखा गया है कि ये सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, यानी कि ये सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं। ठीक है, ये सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित हो सके। ठीक है, तो सरकार जब कानून बनाती है या कुछ भी मतलब काम किए जाते हैं तो उनके लिए ये गाइडलाइन के रूप में काम करते हैं, ताकि जो देश है हमारा उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वो बना रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक को बहुत ज्यादा, जैसे एक भाग को बहुत ज्यादा मतलब फायदा दे दिया जाए और दूसरे भाग को बिल्कुल भी उसकी अवहेलना कर दी जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये गाइडलाइन के रूप में काम करते हैं ताकि हमारा देश जो है वो बराबर इक्वल रूप से सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित उसमें होता रहे। अच्छा, आगे की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि डीपीएसपी आखिर है क्या। हमें ये तो पता चल गया ये भाग 4 में है, 36 से लेकर 51 तक है, ये गाइडलाइंस है सरकार के लिए, लेकिन है क्या ये? ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए ये क्या है और क्यों जरूरी है। ठीक है, ये सिद्धांत हैं, ये ऐसे सिद्धांत हैं, मतलब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत है। ठीक है, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें सरकार की नीतियों को बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, ये न्यायालय में लागू नहीं होते हैं। मतलब कि डीपीएसपी एक सिद्धांत के रूप में काम करते हैं ताकि सरकार जब भी कोई भी नीति बना रही है, कोई भी नई न्यू पॉलिसी लॉन्च कर रही है, तो सरकार को डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बिल्कुल ध्यान में रखकर उन नीतियों को बनाना चाहिए ताकि किसी भी वर्ग की अवहेलना ना हो,
ठीक है, किसी भी वर्ग का शोषण ना हो, ठीक है, और ये न्यायालय में लागू नहीं होते हैं। न्यायालय में लागू नहीं होते हैं मतलब नॉन जस्टिबल है। तो ये नॉन जस्टिबल मतलब क्या हुआ? नॉन जस्टिबल ये हुआ कि हम अगर सरकार इनकी अवहेलना कर भी देती है बाई चांस, तो हम इनको लेकर, जो नागरिक है, आम नागरिक, इनको लेकर न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं कि हाँ सरकार ने इसकी अवहेलना करी है या सरकार ने इसकी पालना नहीं की है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें डीपीएसपी का पालना जो है वो करना चाहिए, ठीक है, ताकि समाज का जो आर्थिक और सामाजिक न्याय है वो स्थापित रह सके, ठीक है। तो ये नॉन जस्टिबल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इनको लागू जरूर करे, ठीक है। और ये न्यायालय में लागू बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ नीतियां हैं, ऐसी नीतियां हैं जिनको सरकार जब बनाती है तो उनको इनको डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है कि कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार इसको इग्नोर भी नहीं कर सकती है। अच्छा, इस नॉन जस्टिबल लाइन का ये यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब दिया गया है कि इसको कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता है, कि कोर्ट में हम ये नहीं कह सकते हैं, या कोर्ट भी सरकार को ये नहीं कह सकता है कि आपने इसको जो है वो कैसे इसकी अवहेलना कर दी। लेकिन सरकार के लिए भी, सरकार को भी ये एक बाध्य कर दिया गया है कि सरकार भी इसको इग्नोर नहीं कर सकती है, ठीक है। ये जो डीपीएसपी बनाए गए हैं, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाए गए हैं, जो सरकार है इनको इग्नोर नहीं कर सकती है, इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है, ठीक है। इस सरकार को इनको ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियां बनानी होंगी। लेकिन अगर बाई चांस सरकार इनकी अवहेलना कर भी देती है, तो हम इनको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये लाइन बहुत अच्छी दी गई है यहाँ पर। इसका मतलब है ये न्यायालय में लागू यानी कि नॉन जस्टिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार इसको इग्नोर भी नहीं कर सकती है। अच्छा फ्रेंड्स, आपने क्लास में बैठे रहना है, आगे आपको एमसीक्यू भी इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे, और यकीन मानिए वो जो एमसीक्यूज हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, ताकि जो एग्जाम में अगर इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है तो वो आपको बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो क्लास को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डीपीएसपी जो है वो क्यों जरूरी है। तो डीपीएसपी क्यों जरूरी है? क्योंकि वेलफेयर स्टेट के लिए यानी कि कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए डीपीएसपी जरूरी है। मैंने अभी कहा आपको कि अगर डीपीएसपी लागू होंगे, उनको ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाएंगी, तो सरकार जो हमारा देश है उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वो स्थापित हो सकेगा, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए डीपीएसपी का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत ज्यादा अहम भूमिका रहती है। नंबर 2 है कि समाज में गरीबी असमानता को कम करने के लिए, समाज में अगर कोई जैसे गरीबी फैली हुई है, ठीक है, असमानता है, ठीक है, जैसे कि एक ही वर्ग का मतलब फायदा हो रहा है, दूसरे वर्ग का शोषण हो रहा है, तो ये सब चीजें जो है वो कम होंगी, ठीक है, असमानता कम होगी, ठीक है, गरीबी कम होगी। इसके लिए भी डीपीएसपी जो है वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए, ठीक है। तो डीपीएसपी की जो अवहेलना है इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि नागरिक जो हैं, जो सिटीजन हैं भारत देश के या देश के ठीक है, वो उनके लिए बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भी डीपीएसपी जो है वो बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है ये हमारे देश के लिए। भाग नंबर 4 में, संविधान के भाग 4 में ये 36 से लेकर 51 तक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने लाइन याद रखनी है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी लाइन से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, कि भाग पूछा जाता है कौन से भाग में डीपीएसपी है, और अनुच्छेद पूछे जाते हैं कि कौन से लेकर कौन से अनुच्छेद तक ये डीपीएसपी पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की कि डीपीएसपी के प्रकार कौन से हैं, और ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह से डीपीएसपी से रिलेटेड यही से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डीपीएसपी के प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि आर्थिक समानता और न्याय, ठीक है। आर्थिक समानता और न्याय जो है वो समाजवादी सिद्धांत के अंदर आता है डीपीएसपी के प्रकारों में, जैसे कि समान वेतन, गरीबों की सहायता, ठीक है, हर किसी का समान वेतन हो। अगर एक पोस्ट है तो उसमें ये ना हो कि गरीब के लिए कम वेतन रखा गया है और कोई अमीर ऊंची ऊंची नौकरी को कर रहा है तो उसको ज्यादा वेतन रखा गया है। बिल्कुल समान वेतन होना चाहिए, गरीबों की सहायता होनी चाहिए, ये जो सब कुछ जो है उस समाजवादी सिद्धांत के अंडर आता है। नेक्स्ट है गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो है
ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, ठीक है, ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट, ये जो भी है ये गांधीवादी सिद्धांत के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो उदार यानी कि लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये जो सिद्धांत है उदार बौद्धिक सिद्धांत, ये है समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो इसमें उदार बौद्धिक सिद्धांत के रूप में आते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय शांति जो भी है, ये भी उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंदर ही आती है, ठीक है। तो ये डीपीएसपी के प्रकार हमने पढ़ लिए, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है। तो ये तीनों ही जो डीपीएसपी है उनके प्रकार हैं। अब डीपीएसपी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि 36 से लेकर 51 तक ये जो डीपीएसपी है वो पाए जाते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं कि इनमें बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। तो जो आर्टिकल नंबर 38 है उसमें ये कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना आर्टिकल 38 में कहा गया है। आगे 39 में कि समान वेतन हो, संसाधनों पर समान वितरण हो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जैसे कम हो रही है, जैसे मान लो कि देश में अगर पेट्रोल की कमी आ रही है तो जो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा पेट्रोल दे दिया जा रहा है और जो गरीब हैं वो बेचारे ऐसे ही उनकी अवहेलना हो रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 39 जो है आर्टिकल 39 ये कहता है कि समान नौकरी पर समान वेतन होना चाहिए सभी को, और संसाधनों का भी समान ही वितरण जो है वो सभी के लिए बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन होगा, और जो ग्राम पंचायत है वो लोगों की जो एक सहूलियत है उसके लिए काम करेगी, ठीक है। लोगों के लिए जैसे कोई रास्ता नहीं है, कोई कुआं की जरूरत है, किसी और चीज की अगर गांव में जरूरत है तो उसको पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन जो है वो किया जाएगा। आर्टिकल 44 आता है आगे इंपॉर्टेंट, तो वो ये है कि समान नागरिक संहिता, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता यानी कि सभी के लिए समान एक तरह से व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 45 कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना, ये भी डीपीएसपी के अंडर आर्टिकल 45 के अंडर आता है, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष की होती है, वहां बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना ही आर्टिकल 45 के अंडर आता है डीपीएसपी के अंडर। नेक्स्ट है आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 में कहा गया है कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव रहेगा, ठीक है। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का अलगाव जो है वो रहेगा, ठीक है। दोनों ही सेपरेट जो है वो काम करेंगी। नेक्स्ट है कि डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स मोस्ट आस्क्ड, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये यहाँ पर दिए गए हैं कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों में क्या डिफरेंस है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में आखिर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि ये डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिबल है और जो फंडामेंटल राइट हैं ये जस्टिबल हैं, ठीक है। तो नॉन जस्टिबल यानी कि आप इनको बाध्य नहीं कर सकते हो, अगर इनकी अवहेलना बाई चांस हो भी जाती है तो आप इनको लेकर जो है वो कानून का दरवाजा जो है वो नहीं खटखटा सकते हो, ठीक है। न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हो। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की अवहेलना होती है तो आप उनको लेकर जो है वो न्यायालय में जा सकते हो, उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जस्टिबल है और ये नॉन जस्टिबल है, ये आप अपने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ गाइडलाइन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। जो डीपीएसपी हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो सिर्फ सरकार के लिए एक गाइडलाइन यानी कि मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिटीजन के अधिकार हैं, ठीक है। एक तरह से नागरिकों के ये अधिकार हैं, ठीक है। तो नागरिकों के अगर अधिकारों की अवहेलना होती है तो वो सरकार के पास जा सकते हैं, यानी कि न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि डीपीएसपी जो है वो कोर्ट एनफोर्स नहीं करता है, इनको कोर्ट जो है वो एनफोर्स नहीं करेगा, कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगा। और अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अगर उनकी अवहेलना अगर होती है
तो कोर्ट जो है वो एनफोर्स करता है, ठीक है, कोर्ट जो है उचित कार्रवाई उसके ऊपर करता है, ठीक है। तो ये जो रहे हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे एमसीक्यूज लगाते हैं तो आप भी उनका एक मॉक टेस्ट के रूप में काम करेंगे, ठीक है। आप भी खुद को एनालाइज करेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, हमने टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है, ठीक है। तो चलिए एमसीक्यूज हम आगे लगाएंगे। 20 एमसीक्यूज हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, तो आपने प्लीज़ क्लास में बैठे रहना है और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर देना है, ताकि वो भी अपनी तैयारी को आंक सकें कि हमने अभी तक कितनी तैयारी कर ली है और हमारे कौन कौन से टॉपिक जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यूज शुरू होते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, वो है कि डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है। देख लीजिए, जो मैं आपको बार बार बोल रही थी कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कौन से भाग में है। तो ये भाग नंबर 4 में है, ठीक है, भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि डीपीएसपी की प्रेरणा किस देश से ली गई है। यानी कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारा जो संविधान बनने लगा था, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे संविधानों को एक विजिट किया था, बहुत सारे संविधानों को एनालाइज किया था, और जिस देश के संविधान से जो भी चीज अच्छी लगती थी उसको अडॉप्ट वहां से कर लिया जाता था। तो डीपीएसपी को की जो प्रेरणा ली गई है, ये जो उनके मन में ख्याल आया है कि हमें डीपीएसपी जो है वो संविधान में ऐड करनी चाहिए, वो कहाँ से आया है। ऑप्शन नंबर बी, ये आया है आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से डीपीएसपी जो है वो लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है इसी टेट के एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा डीपीएसपी का उद्देश्य है। तो यहाँ पर 4 उद्देश्य दिए गए हैं, आपने बताना है कि डीपीएसपी का उद्देश्य जो है वो कौन सा है। केवल सामाजिक अधिकार देन, तो केवल वाला तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल जो है वो नेगेटिव एक टर्म है, ठीक है। आगे है आर्थिक और सामाजिक न्याय देना, ठीक है। केवल न्यायपालिका को मजबूत करना, केवल तो नहीं होगा। केवल चुनाव सुधार करना, केवल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक न्याय स्थापित करना, ठीक है। ये मैंने बता दिया है आपको थ्योरी पढ़ते टाइम की सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना जो है वो डीपीएसपी का मेन मोटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। तो डीपीएसपी में ये आर्टिकल आता है, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40 हमने पढ़ा कि जिसमें एक ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, और जो ग्राम पंचायतें हैं वो लोगों के जो भी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आर्टिकल 40 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीपीएसपी किस प्रकार के होते हैं। तो डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिबल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये नॉन जस्टिबल जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी 44 में, ठीक है। अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता जो है वो लागू होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है। तो हमने डीपीएसपी के प्रकार पढ़े, तो वहां पर ये बताना है आपने कि गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है। समान वेतन देना, ग्राम पंचायत, अंतरराष्ट्रीय शांति या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो जो ग्राम पंचायत है वो आती है गांधीवादी सिद्धांत के अंडर, ठीक है। आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन कहा गया है। तो ये जो ग्राम पंचायत है ये गांधीवादी सिद्धांत के अंडर जो है वो आती है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में समान वेतन की बात कही गई है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सभी लोगों के लिए बराबर वेतन की बात जो है वो कही गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक हो जाएगा। आर्टिकल 39 में ये कहा गया है कि सभी लोगों का समान वेतन होगा, ठीक है। उनको समान न्याय और समान आर्थिक व्यवस्था उनके लिए की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 39 भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि डीपीएसपी का संबंध किससे है, ठीक है। किससे संबंध है ये राज्य की नीतियों से संबंधित है, ठीक है। राज्य की नीतियों से ये डीपीएसपी जो है वो संबंधित है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो राज्य की नीतियों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। तो डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद जो है उसमें जो प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई है, यानी कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई है।
वो है आर्टिकल 45, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात अगर कही गई है तो वो आर्टिकल 45 में कही गई है। और ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद में जो है वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात जो है वो कही गई है, आर्टिकल 45 में और आर्टिकल 21A में, ठीक है। दोनों में एक ही बात कही गई है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उचित शिक्षा का प्रावधान जो है वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है वो करेगा, ठीक है। आर्टिकल 45 आपने याद रखना है, इसमें बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा की बात जो है वो कही गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है ये है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उदार बौद्धिक सिद्धांत है, तो जो हमने डीपीएसपी के प्रकार पढ़े, ठीक है, उसमें उदार बौद्धिक सिद्धांत कौन सा है इनमें से, उनमें से ये जो ऑप्शन नंबर बी है समान नागरिक संहिता, ये उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंडर आता है, ठीक है, उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंडर ये आता है। नेक्स्ट है कि डीपीएसपी का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो डीपीएसपी जो है उसका मेन ऑब्जेक्ट है वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है, कल्याणकारी राज्य बनाना, ठीक है, कल्याणकारी राज्य बनाना डीपीएसपी का मेन मोटिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति की बात है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति की बात जो कही गई है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 51 में ये कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना भी राज्य का ही काम होगा, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 51 में ये कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथककरण है, ठीक है, जो सेपरेशन है वो किस अनुच्छेद में है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका की जो पृथकीकरण है वो ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि आर्टिकल 50 में ये बात जो है वो कही गई है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है उनका अलगाव रहेगा, ठीक है, उनका जो सेपरेशन है वो अपना अपना रहेगा, वो एक दूसरे के काम में कार्य में हाथ मतलब टांग अड़ाई नहीं करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि डीपीएसपी का पालन कौन करता है, तो डीपीएसपी का पालन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, प्रेसिडेंट करता है, स्टेट करता है या सिटीजन करते हैं, तो जो डीपीएसपी है उसका पालन सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है क्योंकि नॉन जस्टिबल है प्रिंसिपल, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका पालन जो करते हैं वो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार करती है, ठीक है, तो इसका पालन जो है वो सरकार करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा समाजवादी सिद्धांत है, तो समाजवादी सिद्धांत कौन सा है, क्या ग्राम पंचायत है, क्या समान वेतन है, राष्ट्रीय शांति है, न्यायपालिका का पृथकीकरण है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है समान वेतन जो है वो समाजवादी सिद्धांत के अंडर आता है कि सभी लोगों को हर काम करने के जो वेतन निर्धारित किया गया है सभी लोगों को बराबर वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीएसपी किसके लिए अनिवार्य नहीं है, तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किसके लिए जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी न्यायालय के लिए ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये नॉन जस्टिबल है, ठीक है, ये राज्य के न्यायालय के लिए जो है कोर्ट के लिए ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जो डीपीएसपी नहीं है, तो कौन सा डीपीएसपी नहीं है, यानी कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यानी कि बोलने की जो स्वतंत्रता है वो डीपीएसपी के अंडर नहीं आती है क्योंकि ये व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी है और डीपीएसपी जो है वो राज्य के लिए निर्धारित निर्धारित सिद्धांत है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डीपीएसपी के अंडर नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीएसपी का संबंध किस प्रकार के राज्य से है, तो डीपीएसपी का संबंध कौन से राज्य से है, तो इसका संबंध जो है वेलफेयर स्टेट से है, यानी कि कल्याणकारी राज्य से इसका संबंध है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य से इसका संबंध है। डीपीएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो डीपीएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी ऑप्शन नंबर बी सरकार, ऑप्शन नंबर सी सरकार की है, ठीक है, सरकार यानी कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि डीपीएसपी को लागू किया जाए, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने 20 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप क्लास को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो को की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहले पहुंच जाए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे और चैनल पर विजिट जरूर करेंगे क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारी क्लासेस आपको सीटेट से
रिलेटेड मिलने वाली हैं और इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।